हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, यूपी टेट, सुपर टेट के VSPRT, DSSB, सी टेट अन्य सभी टीचिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला जो आपके लिए लगातार चलाई जा रही है, इसके आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जैव विविधता के परस्थानीय यानी कि ex-situ कंजर्वेशन संरक्षण की हिम परिरक्षण विधि का प्रयोग किसके संरक्षण के लिए होता है। जैव विविधता के ex-situ कंजर्वेशन संरक्षण की जो हिम संरक्षण विधि है उसका प्रयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है शुक्राणु एवं अंडाणु के लिए, ऑप्शन बी है DNA के लिए, ऑप्शन सी है कुछ कायिक प्रवर्धित फसलों के लिए, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे और आपके कितने प्रश्न सही बन पाए इसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पहले ही क्वेश्चन से अपने स्कोर को जो है रिकॉर्ड करते जाइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MAB का अर्थ है। अगला प्रश्न है कि MAB का अर्थ है, जो MAB है इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है मैन एंड बायोलॉजी, ऑप्शन बी है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ऑप्शन सी है मैमल्स एंड बायोस्फीयर, ऑप्शन डी है सही शब्द है MBA। यानी कि जो ये MAB लिखा है ये गलत लिखा है, इसका सही शब्द क्या होगा, MBA होगा। तो आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे फटाफट से कि MAB का क्या अर्थ है। आई होप कि आपने अभी तक अपने उत्तर का चयन जरूर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसे क्या बोलते हैं, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के नाम से MAB को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के संरक्षण के लिए किस लिए आवश्यक है, यानी कि जो जैव विविधता का संरक्षण है वह किस लिए आवश्यक है, हम क्यों ही संरक्षण कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी है पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो जो हम जैव विविधता का संरक्षण कर रहे हैं वह किस लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में चिड़ियाघरों की संख्या है। देखिए ये डाटा थोड़ा सा करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वर्तमान का डाटा जो है वो इससे अलग हो सकता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित जाति को क्या कहते हैं। ऐसी जातियां जो कुछ भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है दुर्लभ जातियां, ऑप्शन बी है क्षति अनुच्छिक्त जातियां, या स्थानिक जातियां, या संकटापन्न जातियां। तो एक सीमित क्षेत्र में जो जातियां हैं वे क्या कहलाती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि इन्हें स्थानिक जाति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इत्मीनान से कीजिएगा। प्रश्न है, प्राणी जाति जो भारत की निवासी है किंतु वनों में भी पाई जाती है, ऐसी प्राणियों की जाति जो कि भारत की निवासी तो है, विदेशी नहीं है, लेकिन वनों में पाई जाती है। ऑप्शन ए है सिंह, गेंडा, जेबू, मिथुन तथा गाय, ऑप्शन बी है जेबू, मिथुन, कुक्कुट, जल भैंस तथा ऊंट, या ऑप्शन सी है बाघ, हाथी, जल भैंस तथा मुर्गा, ऑप्शन डी है गेंडा, गाय, जल भैंस या बाघ। तो फटाफट से अपने उत्तर का चयन करेंगे कि ऐसी कौन सी जाति है जो कि जंगलों में पाई जा रही है, वनों में पाई जा रही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी जेबू, मिथुन, कुक्कुट, जल भैंस तथा ऊंट ये जंगल में किंतु वनों में पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किसका द्वितीयक पालन किया जाता है। ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जिनका द्वितीयक रूप में पालन किया जाता है। ऑप्शन ए है गाय, कुत्ता, भैंस, बी है घोड़ा, गाय, कुत्ता तथा भैंस, ऑप्शन सी है बकरी, गाय तथा घोड़ा, ऑप्शन डी है बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा, याक तथा पशु।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हम द्वितीयक पालन के रूप में या कह सकते हैं पालन के लिए जब हम पालते हैं पशुओं को, तो बकरी को भी पालते हैं, भेड़ को भी पालते हैं, घोड़े को भी पालते हैं, गधे का भी कार्य किया जाता है, उससे वजन वगैरह ढोया जाता है, तो उसे भी पालते हैं। या अब यहाँ स्थानीय कह सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में नहीं, लेकिन जो बर्फीले क्षेत्र हैं, हिमालयन क्षेत्र हैं, वहाँ पर याक भी पाला जाता है। तो इन सभी पशुओं को क्या करते हैं? पालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, स्वास्थ्य संरक्षण है यानी कि इन सीटू संरक्षण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जाति की जीनों का संरक्षण, यानी जो जो जातियां हैं उनके जीनों का संरक्षण करना ही स्वास्थ्य संरक्षण यानी कि इन सीटू कहलाता है। या ऑप्शन बी है स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा। ऑप्शन सी है चिड़ियाघर तथा वनस्पति उद्यानों की स्थापना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा। देखिए स्वास्थ्य का मतलब है कि जहाँ जो भी चीज़ पाई जा रही है उसको वहाँ से कहीं ले जाना नहीं है, बल्कि उसी जगह उसको क्या कर देना है? संरक्षित कर देना है। स्वस्थाने उसी स्थान पर जो भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं, स्थानीय हैं, उनको उसी जगह पर क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? इन सीटू। लेकिन अगर यहीं आपसे बात कर दी जाए एक्स सीटू की, तो एक्स सीटू में क्या होता है? जैसे यहाँ कुछ जनजातियाँ पाई जा रही हैं, यहाँ कुछ प्रजातियाँ, यहाँ कुछ पौधों की प्रजातियाँ, यहाँ कुछ जीव हैं, तो इन सभी को क्या किया? इन सभी को उठा उठा के ले आए और यहाँ पे चिड़ियाघर में या आपके राष्ट्रीय उद्यान में क्या कर दिया? संरक्षित कर दिया। तो किसी को उसके प्राकृतिक आवास से निकाल कर नई जगह में शिफ्टिंग करना क्या कहलाएगा? एक्स सीटू। और किसी को उसके प्राकृतिक आवास में ही जहाँ वो चीज़ मिलती है उसी जगह उसको संरक्षित कर देना, उसको बचा लेना, उसको और आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? स्वास्थ्य संरक्षण। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला परिरक्षित क्षेत्र था। भारत में पहला परिरक्षित क्षेत्र था। ऑप्शन है पुष्पों की घाटी, ऑप्शन बी है केवलादेव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व हिमालय। देखिए इतने सरल क्वेश्चन भी नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही संभाल के और समझ के कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि भारत में पहला परिरक्षित क्षेत्र था। तो भारत में जो पहला परिरक्षित क्षेत्र था वह था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसे पूर्व में किस नाम से जानते थे? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो हेली नेशनल पार्क, जबकि अभी वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है और वर्तमान में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क किसका रख दिया गया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नवीनतम नाम है। पूर्व में नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्तनधारियों की कितनी जातियों को भारत में स्तनधारियों की कितनी जातियों को क्षति आशंकित जाति माना जाता है? मतलब ऐसी कितनी जातियां हैं जिनको कह सकते हैं कि संरक्षित नहीं है, जिनके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं या संकटापन्न है। तो ऐसी कितनी आशंकित जनजातियां मानी जा रही हैं, जातियां मानी जा रही हैं? ऑप्शन ए है 53 जाति, ऑप्शन बी है 29 जाति, ऑप्शन सी है 43 जाति, ऑप्शन डी है 24 जातियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि कुल 53 जातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे विश्व में वनस्पति उद्यानों की संख्या है। पूरे विश्व में वनस्पति उद्यानों की कितनी संख्या है? देखिए ये डाटा आप एक बार फिर से चेक करेंगे। लगभग 1500, 500 से अधिक, लगभग 5000 आकलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि लगभग 1500, जो अभी बढ़ भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भारत में पक्षियों की क्षति आशंकित जातियों की लगभग है। देखिए अभी हमने ऊपर क्या देखा था? स्तनधारियों की कितनी क्षति आशंकित जातियां हैं। अब हम देख रहे हैं पक्षियों की कितनी जातियां आशंकित हैं। ऑप्शन ए 102 जातियां, बी है 24 जातियां, सी है 234 जातियां और डी है 69 जातियां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 69 जातियां। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र अत्यंत अन्वेषित है? ऐसा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जो सबसे ज़्यादा अन्वेषित है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी है शीतोष्ण घास के मैदान या शीतोष्ण घास की भूमियाँ, और ऑप्शन सी है गहरा समुद्र तथा आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, और ऑप्शन डी है ध्रुव। यानी कि ऐसा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ पर अत्यंत अन्वेषित देखने को मिलता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि गहरा समुद्र तथा आर्द्र पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों, पादपों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों की सभी जातियों तथा
जहाँ ये रहते हैं उनके आवासों के योग को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों, पादपों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों की सभी जातियों तथा जहाँ ये रहते हैं उनके आवासों को यदि जोड़ लिया जाए तो इन्हें संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए है जीवों, बी है भूमंडल विविधता, सी है जैव विविधता और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन उपस्थित होता है। पृथ्वी पर जीवन उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है जल में, बी है पृथ्वी पर, सी है वनों में, डी है सभी जगह। तो पृथ्वी पर जो जीवन है वह कहाँ पर उपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी सभी जगह, चाहे आप जल में रहें, पृथ्वी में रहें, वनों में रहें, जीवन संभव है। क्या जल में जो है जीव जीवित नहीं रह रहे हैं? रह रहे हैं अच्छे से। ऑप्शन ए है जीव वैज्ञानिकों या जीव विज्ञानियों के आंकलन के अनुसार विलुप्त जाति जो होती हैं वे उनकी संख्या क्या है? 5 जाति प्रति घंटे में विलुप्त हो रही हैं, 3 जाति प्रति घंटे में विलुप्त हो रही हैं, 500 जाति प्रति घंटे में विलुप्त हो रही हैं, 10 जातियां प्रति घंटे में विलुप्त हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 जातियां प्रति घंटे में विलुप्त हो रही हैं। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इनमें समय लेना कोई कायदे की बात नहीं होगी कि एक ही क्वेश्चन को 10-10 बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो क्या है कि क्वेश्चन है, आंसर है, आप अपना जो है प्रैक्टिस करते रहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगर जातियों के विलोपन की वर्तमान दर इसी प्रकार चलती रही तो वैज्ञानिकों के आकलन के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी के कितने प्रतिशत जातियों का ह्रास हो जाएगा? ऑप्शन ए है लगभग 70%, 30%, 50% जातियों की केवल तुच्छ संख्या। तो फटाफट से अपने उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि लगभग 50% जातियों का क्या होगा? ह्रास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति के भीतर उपस्थित भिन्न जीन बनाती है। जो जातियों के भीतर क्या होता है कि एक ही जातियों के भीतर भी अलग अलग भिन्न भिन्न जीन पाए जाते हैं। तो वो जो अलग अलग भिन्न भिन्न जीन पाए जाते हैं, उनकी उपस्थिति पाई जाती है, तो वह क्या बताती है? ऑप्शन है जाति विविधता को, ऑप्शन बी है आनुवांशिक विविधता को, ऑप्शन सी है जैव विविधता को, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आनुवांशिक विविधता को। देखिए जाति विविधता इसलिए नहीं बताएगी क्योंकि उसने पहले ही कहा है जातियों के भीतर, तो जाति तो अलग है ही नहीं, जाति तो एक ही है। लेकिन जैव विविधता भी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग जीव तो है नहीं, लेकिन उनका क्या है, जीनों के भीतर क्या पाई जा रही है? अलग अलग चीज़ें पाई जा रही है, जीन अलग पाए जा रहे हैं। तो जीन क्या है? आनुवांशिकी के वाहक होते हैं। तो इसमें कौन सी विविधता देखने को मिलेगी? आनुवांशिकी विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित भिन्न जातियों का जाल तथा इनके बीच होने वाली गतिक अंतरक्रिया बनाते हैं। यानी जो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र है और उपस्थित उनमें जो भिन्न जातियां हैं, उनका जब आपस में जाल बनता है तो इनके बीच में जो गतिक अंतरक्रिया है वह क्या बनती है? ऑप्शन ए है जैविक विविधता, ऑप्शन बी है आनुवांशिक विविधता, सी है पारिस्थितिक विविधता, डी है जैव विविधता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पारिस्थितिक विविधता। अगला प्रश्न है, अल्फा विविधता है। अल्फा विविधता है, कई बार ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो चुका है। अगर आप लगातार सेशन ले रहे हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से समझ आ रहे होंगे। तो अल्फा विविधता है एक पारिस्थितिक तंत्र के चारों ओर जीवों की विविधता, असमान आवास या समुदाय के भागीदार जीवों की विविधता, जाति के भीतर जीवों की विविधता, पूरे भूमंडल में जीवों की विविधता। तो अल्फा विविधता के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि कौन से प्रकार की विविधता को हम माप सकते हैं, किस प्रकार की विविधता को रख सकते हैं। तो अल्फा विविधता के अंतर्गत जिन्हें हम रखते हैं वह होते हैं समान आवास, यानी कि एक ही आवास में, या समुदाय के भागीदार जीवों की विविधता, यानी एक ही आवास में, एक ही समुदाय में पाए जाने वाले जो जीवों की विविधता होती है उसे किस में मापा जाता है? अल्फा विविधता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीटा विविधता। तो अब फटाफट से अपना उत्तर चयन करेंगे। बीटा विविधता में क्या नापेंगे? अभी अल्फा में क्या मापा था? एक ही समुदाय में, एक ही आवास में। अब देखिए बीटा में समुदाय विविधता के बीच एक ही आवास या समुदाय के भागीदार करने वाले जीवों की विविधता, जाति के भीतर जीवों की विविधता, पूरे भूमंडल में जीवों की विविधता। तो बीटा विविधता के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं उनको बताएंगे।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि समुदाय के बीच विविधता। देखिए ये यहाँ पे के बीच इधर आएगा और विविधता कहाँ है, इधर जाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, समुदाय के बीच में विविधता। अब थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। अल्फा विविधता और बीटा विविधता। अल्फा में क्या आएगा, एक ही समुदाय में और एक ही आवास में भिन्न भिन्न जातियों की विविधता। और बीटा विविधता में क्या है, तो अलग अलग समुदाय के जीवों और जातियों के बीच में विविधता। आई होप कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है, नई जैव प्रौद्योगिकी का मूल कच्चा माल है। जो नई जैव प्रौद्योगिकी है इसका जो मूल है, आधार है, वह कच्चा माल है। कई फल तथा सब्जियों के पौधों की कृष्ट व वन्य प्रजातियां हैं। ऑप्शन बी है वन तथा जंगलों में पाए जाने वाले प्राणी हैं। ऑप्शन सी है जीव जंतुओं के जीन हैं, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो जो नई जैव प्रौद्योगिकी बन रही है उसका जो आधार है वह क्या चीज़ें हैं, क्या फल सब्जियां पौधे हैं, या वन और जंगल हैं, या जीव या जंतु हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि जीव जंतुओं के जो जीन हैं वह नई जैव प्रौद्योगिकी के आधार या कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जाति की आनुवांशिक विविधता आवश्यक है। जो जाति की आनुवांशिक विविधता है वह आवश्यक है। ऑप्शन ए है विकास के लिए, ऑप्शन बी है जाति की अतिजीविता के लिए, ऑप्शन सी है जैव विविधता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए। जो आनुवांशिक विविधता है वह अवश्य होनी चाहिए। क्यों, उससे क्या होगा, नए नए जीवों का, नए नए जीनों का, नए नए जीवों का क्या होगा, विकास होगा। जाति की अतिजीविता के लिए, यानी कि जातियां हैं जो है लंबे समय तक जीवित भी रह पाएंगी, विकसित भी हो पाएंगी, क्योंकि उनमें क्या होंगे, लगातार जीनों में परिवर्तन होते रहेंगे। तो कुछ में क्षमताएं घटेंगी भी और कुछ में जो है कह सकते हैं अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगी भी। जैव विविधता बढ़ाने के लिए, तो जब अनुवांशिक जीनों में परिवर्तन होगा तो जैव विविधता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये उपरोक्त सभी के लिए क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के खतरनाक रोग या क्षति पहुंचाने वाले जीवों का उपयोग होता है। जो फसलों को खतरनाक रोग पहुंचाते हैं या क्षति पहुंचाते हैं उन जीवों का उपयोग होता है। ऑप्शन है पीड़कनाशियों में, बी है जैव युद्धों में, सी है बायोपायरेसी में, हथियार में, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। ये जो जैव युद्ध वाली बात है ये पिछले सेशन में हो चुकी है और वहाँ आप उसे अच्छे से समझ भी चुके होंगे। तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। देखिए ये सेशन आपका कई दिनों से लगातार चलाया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और पर्यावरण अध्ययन को मजबूत कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि जैव युद्ध में जो है इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व की वनस्पति उद्योगों तथा वृक्षोद्यान में सुरक्षित पादपों की जातियों की संख्या लगभग कितनी है। यानी कि पूरे विश्व में जो वनस्पति उद्यान में वृक्षों की जो जातियां हैं पादपों की, वह कितनी सुरक्षित रखी गई हैं। ऑप्शन ए है लगभग 80,000 रखी गई हैं, लगभग 1 करोड़ रखी गई हैं, लगभग 30,000 रखी गई हैं, लगभग 2,000 रखी गई। तो कैसे इतने जो हैं, कितने ऐसे पौधे हैं जिनको सुरक्षित रखा गया है, जिनकी जातियों को सुरक्षित रखा गया है, संरक्षण दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि लगभग 80,000। जाति के भीतर आनुवांशिक विविधता उपस्थित होती है यदि, जाति के भीतर आनुवांशिक विविधता उपस्थित होती है यदि जनसंख्या बड़ी हो, जाति के सदस्यों की संख्या बड़ी हो, पर्यावरण कारक विविध हों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ही जाति के भीतर अधिक आनुवांशिक विविधताएं उपस्थित होती हैं, यानी एक ही जाति के लोगों के बीच में भी आपको आनुवांशिक विविधता देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या बड़ी होती है, क्योंकि उनकी जाति के सदस्य जो हैं उनकी संख्या बड़ी होती है, या पर्यावरण के विविध कारकों के कारण ऐसा होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पर्यावरण कारक में विविधता होने के कारण ऐसा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निश्चित क्षेत्र में आवास की अधिक विविधता होगी वहाँ, यदि किसी निश्चित क्षेत्र में आवास की अधिक विविधताएं होंगी तो वहाँ पर अधिक जीव विविधता होगी।
कम जीव विविधता होगी, अधिक आनुवंशिक विविधता होगी और अधिक जैव विविधता होगी। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। ये आपकी लॉजिकल क्वेश्चन है, जिनमें आपका कह सकते हैं फैक्चुअल ना होकर के भी लॉजिकल क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और आप सही खेल जाएंगे। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि यदि किसी निश्चित क्षेत्र में अधिक आवासों की विविधता देखने को मिलती है तो वहाँ पर अधिक जातियाँ भी विविध रहती होंगी, अधिक जाति विविधता भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र में उपस्थित भिन्न प्रकार के आवास तथा पारिस्थितिक तंत्र दर्शाते हैं। एक क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के आवास और पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं, तो वह क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए अच्छी जलवायु को, उचित मृदा को, अधिक जैव विविधता को या उपरोक्त सभी को। तो देखिए, एक स्थान पर अगर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के आवास और बहुत अच्छा सा पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिल रहा है, तो वहाँ का आप समझ लीजिएगा कि पर्यावरण वातावरण बहुत ही कैसा होगा, अच्छा होगा, जीवों के अनुकूल होगा। तो यहाँ पर जलवायु भी अच्छी होगी, उचित मृदा भी होगी और अधिक जैव विविधता भी पाई जाएगी। तो उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की आनुवंशिक विविधता सहायक होती है। जाति की आनुवंशिक विविधता सहायक होती है। ऑप्शन ए है नई जातियों के विकास में, बी है नई पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलन के लिए, ऑप्शन बी है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, जाति विविधता का मापन है। जाति विविधता का मापन है। ऑप्शन ए है दी गई जाति के सदस्यों की संख्या को मापना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जाति समृद्धता को मापना, जाति के विभिन्न सदस्यों द्वारा दर्शित भिन्न अनुकूलता को मापना और जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली आनुवंशिक विविधता को मापना। ये ऐसे थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको पढ़ते ही पढ़ते ये लगता है कि हम पढ़ क्या रहे थे, प्रश्न ही भूल गए हैं। तो इन प्रश्नों को पढ़ना और समझना बहुत आसान होता है, बस धैर्य की ज़रूरत है। समझ समझ कर करिए, आप आंसर जरूर सही कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जाति समृद्धता को जाति विविधता का मापन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाली भिन्न जातियों के भिन्न जीव जुड़े होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत रहने वाली अन्य यानी कि भिन्न भिन्न जातियों के जो भिन्न भिन्न जीव होते हैं वे कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रवाह के द्वारा, ऑप्शन बी है पोषक तत्वों के द्वारा, ऑप्शन सी है एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, एक ही पारिस्थितिक तंत्र में भिन्न भिन्न जातियां और जीव समूह पाए जाते हैं। जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र में आपको चूहा भी देखने को मिलेगा, सर्प भी मिलेगा, सिंह भी मिलेगा और हिरन भी मिलेगा। उसी पारिस्थितिक तंत्र में आपको घास भी मिलेगी और पेड़ भी मिलेंगे, कीड़े भी मिलेंगे और जो है आपको अन्य जातियां भी देखने को मिलेंगी। तो ये आपस में कैसे जुड़ते हैं? तो ये पोषण के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी यानी ऊर्जा प्रवाह के लिए भी जो है एक दूसरे से संबंध रखते हैं और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने और प्रश्न है, छोटा कर देती हूँ ताकि आप पूरा प्रश्न एक बार में ही देख पाएं। प्रश्न है आपके सामने, फसली पौधों की वन्य प्रजातियों के संरक्षण का क्या उपयोग है जब उससे कहीं अच्छी और उत्कृष्ट प्रजातियां उपस्थित हैं तथा विश्व भर में उगाई जाती हैं? प्रश्न कह रहा है कि फसली पौधों की वन्य प्रजातियों के संरक्षण का क्या उपयोग है, मतलब हम फसल के पौधों का संरक्षण क्यों करें, हमें ऐसे करने की क्या ज़रूरत है जबकि कहीं अच्छी और उत्कृष्ट प्रजातियां उपस्थित हैं तथा विश्व में उगाई जाती हैं? तो ऑप्शन है कोई उपयोग नहीं है, ऑप्शन बी है सौंदर्यात्मक मान के लिए इनका संरक्षण कर रहे हैं, ऑप्शन सी है नई प्रजातियों के विकास के लिए, अधिक आनुवंशिक विविधता तथा प्रतिरोधकता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी है फसली पौधों की वन्य प्रजातियाँ संरक्षित नहीं हैं, मतलब जो फसली पौधों की वन्य प्रजातियाँ संरक्षित नहीं हैं इसलिए हम उनका संरक्षण कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या दिया गया है सी में कि हम फसली पौधों का प्रजातियों का संरक्षण इसलिए कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण करना उपयोगी है क्योंकि इससे नई प्रजातियों का विकास होगा और इसके लिए अधिक आनुवंशिक विविधता यानी कि हम उनका क्या कराएंगे, आपस में संक्रमण कराएंगे, जिससे नई नई आनुवंशिक विविधता तथा प्रतिरोधकता प्रदान करने के लिए हम इनका संरक्षण कर रहे हैं। और आज का जो
जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है कि नवदन्या आंदोलन संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट से अपना उत्तर करेंगे कि नवधान्या आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन है जैव विविधता संरक्षण तथा किसानों के अधिकार से, ऑप्शन बी है अनाज बाहर भेजने से, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नवदन्या जो आंदोलन चलाया गया था वह किससे संबंधित था? तो नवधान्या आंदोलन से आपकी वंदना शिवा का नाम भी जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो ये संबंधित किससे था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि जैव विविधता संरक्षण तथा किसानों के अधिकार से संबंधित था। और अभी छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि आज का आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है वह है आपका कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन आज सही बन पाए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये प्रैक्टिस सेशन पहुँच पाए और सभी लोग अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।